वेलकम टू स्केरी पिज़्ज़ा एपिसोड 3। आज मैं आपको अर्बन लेजेंड की कुछ किस्से सुनाऊंगी। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टोरी है द अगली बेबी की। ये एक मैक्सिकन अर्बन लेजेंड है। ये एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसका जन्म बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुआ था। ये इंसिडेंट मैक्सिको के एक सिटी चिहुआहुआ की है। ये बात मार्च के महीने की थी। उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी। एक औरत को हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में लाया जाता है। वो औरत अपने घर की सीढ़ियों से गिर गई थी और उस औरत की हालत काफ़ी ख़राब थी और वो काफ़ी पेन में थी। वो इंटरनली ब्लीडिंग कर रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर को उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना था। उसे पता था कि वो मरने वाली है क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, पर वो अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। डॉक्टर को उसकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ी क्योंकि वो औरत ऑपरेटिंग टेबल पर मर चुकी थी। उन्होंने उसके पेट को काटकर उसके बच्चे को बाहर निकाला, पर उसका बच्चा भी मर चुका था। लेकिन वो बच्चा काफ़ी बदसूरत सा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और उसके सिर का आकार भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा था, कुछ अजीब सा, और उसके चेहरे पर भी अजीब सी सिकुड़न सी झुर्रियाँ टाइप से थी, जैसे कि एक किसी बूढ़े आदमी में होती हैं। एक नर्स उस बच्चे को उठाकर एक दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ उस बच्चे को एक बिस्तर पर लिटा दिया। उस हॉस्पिटल में सभी नर्सें उसी बदसूरत बच्चे के ही बारे में बात कर रही थी। उनमें से कुछ नर्स तो उस बच्चे को देखने के लिए उस कमरे में चली गई जहाँ उसे रखा गया था। उनमें से 2 नर्स जब उस बच्चे को देखने गई तो वो दोनों उसे देखकर डर ही गई। तभी एक नर्स ने बोला, छी, कितना गंदा है ये, कितना बदसूरत लग रहा है। तभी दूसरी नर्स ने कहा, अच्छा हुआ जो मर गया। लेकिन तभी अचानक उस बच्चे ने अपनी आंखें खोली और उसके मुंह से एक अजीब से डरा देने वाली साउंड निकली। उसने तेज आवाज में कहा, मैं बदसूरत हो सकता हूँ, पर इससे भी बुरा अगर तुम्हारे साथ गुरुवार की दोपहर ठीक 3 बजे हो तो। इतना कहकर वो बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से वो बेजान हो गया। वो दोनों नर्स कमरे से बाहर भाग आईं और जोर जोर से चीख रही थी और रो रही थी। सभी डॉक्टर्स ने उनको शांत किया। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने अपने साथ हुई उस इंसिडेंट के बारे में बताया, पर किसी ने भी उनका यकीन नहीं किया। एक डॉक्टर ने उस बच्चे को फिर से चेक किया। उसने बताया कि ये बच्चा पहले ही मर चुका था जब ये अपनी माँ के पेट से बाहर आया था। वो दोनों नर्स काफ़ी डरी हुई थी और काफ़ी काँप रही थी, जिस कारण से उन दोनों को 2 दिन काम से छुट्टी दी गई। हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट ने उन्हें बताया कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन हो सकती है। इसे कलेक्टिव साइकोसिस कहते हैं। ये दिमाग की एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें क्या सच है और क्या झूठ, इस बात में फ़र्क कर पाना मुश्किल होता है। खैर, छुट्टी के बाद वो दोनों काम पर वापस आईं, पर कुछ घंटे बाद उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक गैस टैंक फट जाने से वो दोनों उसकी चपेट में आकर मर गईं। गुरुवार की दोपहर को ठीक 3 बजे ये एक्सीडेंट हुआ था। जैसा कि उस बच्चे ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। इस हादसे के बाद हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ सदमे में था। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। खैर, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये थी मैक्सिकन अर्बन लेजेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और अर्बन लेजेंड के साथ। हाचिशाकु सामा एक जापानी अर्बन लेजेंड है जो कि छोटे बच्चे को किडनैप कर लेती है और ये दिखने में काफी डरावनी और भयानक लगती है। ये 8 फीट लंबी होती है। इस लेजेंड से जुड़ी एक कहानी भी है जो काफी डरावनी और इंटरेस्टिंग भी है। इसे मैं ट्रांसलेट करके आप सभी को बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी मैं राइटर के पर्सपेक्टिव से सुना रही हूँ। मेरे दादा दादी जापान में रहते थे और हर गर्मी की छुट्टियों में मेरे माता पिता मुझे उनके पास ले जाते थे। वो एक छोटे से गाँव में रहते थे और उनका आंगन बहुत ही बड़ा था जिसमें मैं घंटों तक खेला करता था। मेरे दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते थे। आखिरी बार मैंने उन्हें गर्मियों के दौरान देखा था जब मैं 8 साल का था। हर बार की तरह जब मैं और मेरे माता पिता उनसे मिलने गए तो वो बहुत खुश थे।
मेरे माता पिता को कहीं और जाना था, इस वजह से वो मुझे उनके पास छोड़कर जा रहे थे। एक दिन की बात है जब मैं अपने आंगन में खेल रहा था और मेरे दादा दादी घर के अंदर थे। ये गर्मी का सबसे गर्म दिन था और मैं आराम करने के लिए घास पर लेटा हुआ था। मैं बादलों को देख रहा था और सूरज की धूप में गर्म घास का मजा ले रहा था। जैसे ही मैं उठने वाला था कि मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। मैं नहीं जानता था कि वो आवाज किस तरह की थी और ये जान पाना भी मुश्किल था कि वो कहाँ से आ रही थी। मैं आसपास देख रहा था, मैं उस जगह को ढूंढ रहा था जहाँ से वो आवाज आ रही थी। तभी मैंने नोटिस किया कि हमारे आंगन को घेरने वाली बाउंड्री वॉल के सबसे ऊपर कोई चीज है और ये एक पुआल की बनी टोपी थी। वो टोपी बाउंड्री वॉल पर नहीं बल्कि उसके पीछे थी, उस जगह पर जहां से वो आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो टोपी हिलने लगी, जैसे कोई उसे पहनकर चल रहा हो। वो टोपी बाउंड्री वॉल के एक छोटे से छेद पर जाकर रुकी और मैंने एक चेहरे को उस छेद से झांकते हुए देखा। वो एक औरत थी, पर वो बाउंड्री वॉल काफी लंबा था, लगभग 8 फीट लंबा। मैं हैरान था कि ये औरत इतनी लंबी कैसे थी। मैं ये सोच रहा था कि शायद इसने कोई ऊंची एड़ी के जूते पहने हो या फिर कोई हाई हील। थोड़ी देर बाद वो उस वॉल से देखने लगी और उसके कुछ सेकंड बाद वो वहां से चली गई। वो अजीब सी आवाज भी उसके जाने के साथ ही धीरे धीरे कम होती जा रही थी। डर के मारे मैं उठा और घर के अंदर चला गया। उस समय मेरे दादा दादी किचन में बैठकर चाय पी रहे थे। मैं किचन में जाकर टेबल पर बैठ गया और कुछ समय बाद मैंने उन्हें अपने साथ जो भी हुआ उसके बारे में बताया। वो मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे जब तक मैंने उन्हें ये अजीब सी आवाज़ के बारे में नहीं बताया। जैसे ही मैंने कहा वैसे ही दोनों अपनी जगह पर एकदम से जम गए। दादी की आंखें फटी हुई थी और उन्होंने अपना मुंह अपने हाथों से ढका हुआ था। दादाजी का चेहरा बहुत ही सीरियस दिख रहा था और उन्होंने मुझे अपने बाहों में भर लिया और उन्होंने तेज आवाज में कहा, वो कितनी लंबी थी? तब मैंने डरते हुए कहा, गार्डन की वॉल बाउंड्री जितनी लंबी। मेरे दादाजी ने सवालों की मुझ पर बौछार कर दी। वो कहाँ खड़ी थी? ये कब हुआ? तूने क्या किया? क्या उसने तुम्हें देखा? मैं जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से उनके सवालों के जवाब दिए। वो अचानक से हॉल में गए और उन्होंने एक फ़ोन कॉल की। उन्होंने जो भी कहा मैं नहीं सुन पाया। मैंने अपनी दादी माँ की ओर देखा, वो काँप रही थी। दादाजी वापस कमरे में आए और उन्होंने मेरी दादी से बात की। तभी मैं चिल्लाया, क्या हो रहा है दादाजी? उन्होंने दुखी नज़रों से मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हें हाची साकुसामा ने पसंद कर लिया है। ऐसा कहकर वो तुरंत ही अपने ट्रक से कहीं चले गए। मैंने अपनी दादी माँ से पूछा कि हाची साकुसामा कौन है? तब मेरी दादी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी सब कुछ संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो। तब हम अपने किचन में बैठे दादाजी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तब मेरी दादी माँ ने बताया कि हाची साकुसामा कौन है, कि वो एक लंबी भयानक औरत है जो बच्चों को किडनैप करती है। हाची साकुसामा एक सफ़ेद ड्रेस पहनती है और उसके सिर पर एक टोपी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पुआल से बनी टोपी पहनती है और कुछ कहते हैं कि ये सफ़ेद रंग की टोपी पहनती है। पर इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या पहनती है और क्या नहीं। लेकिन जब यह आपको दिखेगी तो आपको इसके पहनावे और इसकी भारी और करती हुई आवाज़ से आप इसे पहचान जाओगे। हाची साकुसामा के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर इसने आपको एक बार देख लिया तो ये आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि ये आपको पकड़ ना ले। दादी ने आगे बताया कि हाची साकुसामा का मतलब है कि 8 फीट लंबा। हाची साकुसामा एक जापानी शब्द है और हिंदी में इसका मतलब 8 फीट लंबा होता है। जापानी भाषा में हाची का मतलब 8 होता है और शाकु का मतलब फीट होता है। वहीं सामा का अर्थ लंबाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। हाची साकुसामा को एक आदमी से दूसरे आदमी अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोगों ने इसे किमोनो पहनी हुई एक भयानक बूढ़ी औरत के रूप में देखा है, तो कुछ लोगों ने सफ़ेद कफन पहनी हुई लड़की के रूप में।
एक चीज़ जो इसके बारे में हमेशा सेम रहती है वो इसकी ऊंचाई और इसकी आवाज़ जो इसके आने पर होती है। जब भी ये आती है तो एक भारी और कुछ मैनली वॉइस सुनाई देती है जो कुछ इस टाइप की होती है। लेकिन ये आवाज़ बहुत ही धीमी होती है और समझ के परे होती है। हाचीशाकुसामा के हाथ और पैर काफ़ी लंबे हैं और इसके बाल काले हैं जो इसके पूरे चेहरे को ढके रहते हैं। इस लेजेंड को अमेरिका के एक लेजेंड द सिलेंडर मैन से भी जोड़ा जाता है। जो लोग सिलेंडर मैन के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि सिलेंडर मैन एक लंबा, पतला और बिना चेहरे का एक क्रिएचर है और ये जंगलों में रहता है। ये बच्चे को फंसाकर अपना शिकार बनाता है और फिर मार कर खा जाता है। और हाचीशाकुसामा भी छोटे बच्चों को शिकार करती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उन बच्चों का क्या होता है जिन्हें वो पकड़ लेती है, क्योंकि फिर से उन्हें कभी कोई नहीं देख पाता। दादी ने आगे बताया कि बहुत समय पहले हाचीशाकुसामा को मॉन्क्स साधुओं के द्वारा पकड़ लिया गया था और उस गांव के बाहर एक पुरानी बिल्डिंग में कैद कर दिया गया था। उन्होंने उसे 4 छोटी धार्मिक मूर्तियों के सहारे कैद कर लिया था जिन्हें जिजॉस कहा जाता है, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा के कोने में रखी गई हैं। वहां से उसका निकल पाना संभव नहीं था, पर किसी तरह से हाचीशाकुसामा वहां से आज़ाद हो गई हो। आखिरी बार हाचीशाकुसामा को 15 साल पहले देखा गया था। मेरी दादी माँ ने कहा कि जो कोई भी उसे देख लेता है वो जल्द ही मर जाता है या फिर गायब हो जाता है। मुझे ये सब कुछ अंधविश्वास लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए और किस चीज़ पर नहीं। जब दादाजी वापस आए तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उनका नाम कीसान था। उन्होंने मुझे चमड़े से बने कागज का एक टुकड़ा दिया और कहा, ये लो और इसे पकड़ो। उसके बाद वो और दादाजी ऊपर की सीढ़ियों में मेरे कमरे में चले गए। मैं और मेरी दादी माँ हम दोनों किचन में अकेले थे। मुझे टॉयलेट जाना था। मेरी दादी मुझे टॉयलेट ले गई और उन्होंने मुझे दरवाज़ा बंद करने से मना कर दिया। इन सब चीज़ों ने मुझे एक बार फिर से डरा दिया था। थोड़ी देर बाद दादाजी और किसान मुझे मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने खिड़कियों को न्यूज़पेपर से ढक रखा था और उन पर कई सारे पुराने मंत्र लिख दिए थे। कमरे के चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे नमक से भरे कटोरे रखे हुए थे। एक बुद्धा की छोटी सी मूर्ति को कमरे के सेंटर में एक लकड़ी के बॉक्स के ऊपर रखा गया था। वहाँ पर एक बाल्टी भी थी। मैंने पूछा, ये बाल्टी किस लिए? तब दादाजी ने कहा कि तुम्हें अगर टॉयलेट आए तो तुम इसी में टॉयलेट करना। किसान ने मुझे बेड पर बिठाकर मुझसे कहा कि जल्द ही सनसेट होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हें कल सुबह तक इस कमरे में रुकना है। तुम्हें कल सुबह 7 बजे से पहले तक इस कमरे से किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना है। उस समय तक तुम्हारे दादा दादी ना तो तुमसे बात करेंगे ना ही तुमसे मिलेंगे। याद रखना, उस समय तक किसी भी हालत में तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मैं तुम्हारे माता पिता को इन सब चीज़ों के बारे में बता दूंगी। उन्होंने बहुत सीरियसली मुझसे ये सब कहा था। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं उनकी सारी बात मानने लगा। तब दादाजी ने कहा कि तुम्हें हर हाल में किसान की बात माननी ही है और इस चमड़े के कागज को अपने से अलग मत होने देना। और अगर तुम्हें डर लगे तो तुम बुद्धा से प्रार्थना करना और हमारे जाने के बाद दरवाजे को लॉक कर देना और बिल्कुल मत खोलना। उनके जाने के बाद मैंने दरवाजे को लॉक कर लिया। मैं टीवी देखने लगा, पर मुझे बहुत नर्वसनेस सी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक जेल के अंदर हूँ और मैं बहुत अपसेट और डरा हुआ था। मैं बेड पर लेट गया और मुझे नहीं पता कि मुझे कब नींद आ गई। जब मैं उठा तब रात के 1 बज रहे थे। तभी अचानक मैंने महसूस किया कि कोई तो है जो खिड़की को खटखटा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे चेहरे से खून बह रहा हो और मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। मैंने अपने आप से कहा कि ये सब हवा की वजह से हो रहा होगा या फिर पेड़ की टहनियों की वजह से। मैंने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा दी ताकि उस आवाज से मेरा ध्यान हट सके। आखिरकार थोड़ी देर बाद वो आवाज रुक गई और इसी के साथ मैंने अपने दादाजी की मुझे बुलाने की आवाज सुनी। क्या तुम ठीक हो? उन्होंने मुझसे पूछा। अगर तुम डर गए हो तो मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गया और मैं दरवाजा खोलने के लिए जाने ही लगा। तभी मैं रुक गया। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए।
ये आवाज़ दादाजी की ही लग रही थी, पर फिर भी ये कुछ अलग थी। मैं नहीं बता सकता कि कैसे, पर कुछ अलग थी। तुम क्या कर रहे हो? दादाजी ने मुझसे पूछा। क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मैंने अपनी बाईं ओर देखा और मेरी हड्डियां कांपने लगी। मैंने देखा कि कटोरे में भरा हुआ नमक अब धीरे धीरे काला हो रहा था। मैं दरवाजे के पीछे हटा। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। मैं अपने घुटनों पर बैठकर बुद्धा से प्रार्थना करने लगा, प्लीज़ मुझे बचा लो, हाची साकुसामा से बचा लो। मैं रो रहा था। उसके बाद मैंने दरवाजे के बाहर से वही आवाज़ सुनी। खिड़की पर खटखटाना फिर से शुरू हो गया। मुझ पर डर हावी हो रहा था। पूरी रात मैं बुद्धा की मूर्ति के सामने बैठा रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था। मुझे लग रहा था ये कभी ख़त्म नहीं होगा, पर आखिरकार सुबह हो गई। उन चारों कटोरों में नमक पूरी तरह से काला हो चुका था। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 7:30 बज रहे थे। मैंने बहुत ध्यान से अपना दरवाज़ा खोला। केसान और दादी माँ बाहर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब दादी माँ ने मेरा चेहरा देखा तो वो रोने लगी और उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी ज़िंदा हो। इतना कहकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे गया और मैं अपने मॉम डैड को किचन में बैठा देख हैरान हो गया। दादाजी अंदर आए और उन्होंने कहा, जल्दी करो, हमें निकलना होगा। हमने सामने के दरवाजे से बाहर जाकर एक बड़े काले कलर की वैन देखी जो सड़क पर खड़ी हमारा इंतज़ार कर रही थी। गांव के कई सारे लोग उस वैन के आसपास खड़े थे और मेरी ओर इशारा करते हुए कह रहे थे कि यही है वो बच्चा। वो वैन 9 सीट वाली थी जिसके बीच में मुझे बैठाया गया था और मेरे आसपास 8 लोग बैठे मुझे घेरे हुए थे। केसान ड्राइवर सीट पर बैठी हुई थी। जो आदमी मेरी बाईं ओर बैठा था उसने मेरी ओर नीचे देखा और कहा, तुमने अपने आप को काफ़ी मुसीबत में डाल लिया है। मैं जानता हूँ कि शायद तुम परेशान हो गए, लेकिन अपना सिर नीचे रखना और अपनी आंखें बंद रखना। हम उसे नहीं देख सकते, पर तुम देख सकते हो। अपनी आंखें तब तक मत खोलना जब तक कि हम एक सेफ जगह नहीं पहुंच जाते। दादाजी सामने बैठे थे और मेरे मॉम डैड उस वैन के पीछे पीछे कार से आ रहे थे। हम सभी काफ़ी धीमे चल रहे थे, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, शायद इससे भी कम। कुछ टाइम बाद किसान ने कहा, यहाँ से असली परेशानी शुरू होती है, और इसके बाद उन्होंने प्रेयर करना शुरू कर दिया। उसी टाइम मुझे वही आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस चमड़े से बने कागज को अपने हाथों में टाइटली पकड़ रखा था। मैंने अपना सिर नीचे कर रखा था, पर मेरी नज़रें बाहर की ओर जा रही थी। मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ा हवा में लहरा रहा था। ये वैन के साथ ही चल रहा था। ये हाची साकुसामा थी। वो खिड़की के बाहर थी, पर वो हमारे साथ साथ ही चल रही थी। और थोड़ी देर बाद वो नीचे मुड़ी और खिड़की से झांकने लगी। नहीं नहीं, इतना बोलते हुए मैं रोने लगा और हाफने लगा। मेरे बगल में बैठा आदमी चिल्लाया, अपनी आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने उस चमड़े के कागज के टुकड़े को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसके बाद वही खटखटाने की आवाज़ शुरू हो गई। आवाज़ तेज़ होती गई। हमारे चारों ओर की खिड़कियों पर खटखटाना शुरू हो गया। वैन में सभी लोग हैरान थे और अपने मन में वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। वे उस 8 फीट लंबी औरत को नहीं देख सकते थे और ना ही उसे सुन सकते थे, पर वो लोग खिड़कियों पर खटखटाने की आवाज़ सुन सकते थे। किसान ज़ोर ज़ोर से प्रेयर करने लगी और ज़ोर ज़ोर से उस पर चिल्ला रही थी। वैन के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला माहौल बन गया था। थोड़ी देर बाद खटखटाने की आवाज़ रुक गई और हाची साकुसामा की भी आवाज़ रुक गई। किसान ने हमारी तरफ देखा और कहा कि अब हम ठीक हैं। मेरे आसपास के सभी लोगों ने राहत की सांस ली। मुझे वैन से उतार कर मेरे मॉम डैड की कार में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी माँ ने मुझे कसकर गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरे दादाजी और पिताजी ने उन सभी लोगों को थैंक यू किया और वे सभी अपने रास्ते चले गए। किसान मेरे पास आकर उस चमड़े के कागज के टुकड़े को देखने को कहा। जब मैंने उसे देखा तो वो पूरी तरह से काला हो गया था। तब किसान ने कहा, अब तुम ठीक हो और ये नया टुकड़ा लो, इसे अपने पास हमेशा रखना। इसके बाद हम सभी फ्लाइट से उस जगह से निकल गए। मेरे दादाजी ने सेफली हमें एयरपोर्ट छोड़ दिया था। हम जब प्लेन में थे तब मेरे पापा ने बताया कि उन्हें उस 8 फीट लंबी औरत के बारे में पता था।
बहुत समय पहले उनका दोस्त भी उसके द्वारा पसंद किया गया था। उसके बाद वो गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। मेरे पापा ने कहा कि और भी कई दूसरे लोग थे जिन्हें उसने पसंद किया था। उन सभी को उनसे बचने के लिए जापान छोड़कर दूसरे देश में सेटल होना पड़ा। उसके बाद वो लोग फिर कभी अपने घर नहीं आ पाए। वो अपने बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है क्योंकि बच्चे अपने माता पिता और फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड रहते हैं, जिस वजह से हाचिसाकु-सामा रिश्तेदारों के रूप में आकर बच्चों को आसानी से अपना शिकार बना लेती है। उन्होंने कहा कि वैन में बैठे सभी लोग हमारे रिश्तेदार थे और वो सभी तुम्हारे चारों ओर इसलिए बैठे थे ताकि हाचिसाकु-सामा को कंफ्यूज किया जा सके। उन सभी से कांटेक्ट करने और उनको यहाँ तक लाने में 1 दिन लग गया, इसलिए तुम्हें रात भर उस कमरे में रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन जेसॉस मूर्तियों में से एक मूर्ति टूट गई होगी, जिस कारण से हाचिसाकु-सामा आज़ाद हो गई होगी। मैं बहुत खुश था क्योंकि हम वापस अपने घर लौट आए थे। इस इंसिडेंट को बीते 10 साल हो गए हैं। तब से मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा। मैं जापान नहीं जा सकता, पर मैं अपने दादा दादी से फ़ोन पर बात कर सकता हूँ। सालों तक मैंने अपने आप को ये बताकर कन्विंस किया है कि ये सब झूठ है और जो भी मेरे साथ हुआ वो सब कुछ सपना था, पर कभी कभी मुझे इस पर यकीन भी होता है। मेरे दादाजी 2 साल पहले गुजर गए जब वे बीमार थे। तब उन्होंने मुझे उनसे मिलने के लिए मना कर दिया और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि मैं उनके अंतिम संस्कार में भी ना आऊँ। ये बहुत दुख की बात थी। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मेरी दादी माँ से मैंने फ़ोन पर बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें कैंसर है। वो मुझे बहुत याद करती हैं। वो चाहती हैं कि मैं उनसे एक आखिरी बार मिलूं। तब मैंने पूछा, क्या आप श्योर हैं, मतलब क्या ये ठीक रहेगा? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, 10 साल हो चुके हैं उस बात को। ये सब कुछ बहुत पहले हुआ था। अब तो तुम बड़े हो चुके हो। मुझे यकीन है अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम एक बार मुझसे मिलने आओगे? मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर मैंने उनसे पूछा, पर दादी माँ, हाचिसाकु-सामा का क्या? थोड़ी देर के लिए फोन की दूसरी तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसके बाद ही मुझे एक गहरी और भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। तो गाइस, वाकई में हाचिसाकु-सामा एक डरावनी लीजेंड है, खास तौर पर बच्चों के लिए। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? हाँ, तो हमें आप अपनी कहानी sundaystoryklubb@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही मैं मिलूंगी स्केरी पिज़्ज़ा के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए